तो देखो, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। चंचल नदियों को मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। किसकी याद आई? बेतवा नदी की याद आ गई। सोचा है कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतक रूपक पसंद था, और मैंने सोचा था कि कालिदास को भी इन नदियों का सचेतक रूप मतलब अच्छा रूप पसंद था तथा इनको चेत करने वाली नदियों को। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसे इसी नतीजे पर पहुंचेगा। और लेखक कह रहा है कि जो भी इन नदियों को अलग अलग शक्लों में देखेगा तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता माना है और कह रहा है कि अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। और आगे चल के कह रहा है कि अगर हम उन्हें प्रेम की भावना के साथ देखें तो क्या होगा। ममता का एक और भी धागा है, और कह रहा है कि ममता का एक अलग से धागा और है, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ने के साथ उसका क्या संबंध बनेगा? बहन का। अब लेखक ने इनको किसके रूप में और माना है? बहन के रूप में। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोड़ेट तिब्बत की बात है, ये स्थान है तिब्बत में। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के मैदान के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में मैंने। अब लेखक कह रहा है कि मेरा मन उदास था, मैं सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया पानी में पैर लटका के। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, और थोड़ी देर में उस जल ने मेरे अंदर कोई एक ऊर्जा सी उत्पन्न कर दी। तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने लगा। और जभी मेरे मन से एक कविता निकली तथा मैं मन ही मन गुनगुनाने लगा, और वो कविता थी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। लेखक कह रहा है कि सतलुज नदी तुम्हारी जय हो तथा सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला अचरज मतलब आश्चर्य में पढ़ने वाली है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। मेरा जो मन था बेचैन था, अब वह प्रसन्न हो उठा है। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम इस हिमालय की बेटियां हो और चिंतन पर चुपचाप हिमालय। प्रगति नटी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। और प्रगति में तुम एक चित्र के समान हो तथा एक अच्छी नदी हो। अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, और तुम्हारी छाप अनुपम है तथा दूसरी तुम्हारे समान और कोई दूसरी नदी नहीं है तथा तुम अद्भुत हो। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और कह रहा है कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। अभी प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न में लेखक ने क्या क्या दिए। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। अब लेखक कह रहा है कि नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है, चैप्टर में पढ़ा है हमने, लेकिन लेखक नागार्जुन उनको किन किन रूपों में देखते हैं पढ़ा है अभी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटी, बहन तथा माँ के रूप में देखता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें बताया गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महान नदियां हैं जो हिमालय से निकली हुई हैं। इनकी बहुत विशेषताएं हैं, क्योंकि यह विशाल नदी होने के साथ साथ ही वे अपनी छोटी छोटी नदियों को तृप्त करती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है?
काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि यह संसार के मन को तृप्त करने वाली हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने विभिन्न नदियों की प्रशंसा की है, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम आदि नदियों की प्रशंसा की है और उसने हिमालय की भी प्रशंसा की है। ये आपके क्वेश्चन हुए पूरे। अब अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे कल। इसी के साथ खत्म होता है। धन्यवाद। तो कल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर का नाम था दादी माँ। हमने वो पूरा पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए बता दिए थे। आज है थर्ड चैप्टर हिमालय की बेटियां। लेखक ने बताया है हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है? जो हिमालय से निकलने वाली नदियों को लेखक ने हिमालय की बेटियों के रूप में बताया है। यह है एक निबंध, पढ़ेंगे हम बुक के माध्यम से। देखो, लेखक अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कह रहा है कि जो हिमालय की बेटियां हैं मैंने उनको कहां से देखा था? अभी दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कैसी लगती थी? बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में कैसी लगती थी? खोई हुई लगती थी। किसके बारे में बात कर रहा है? हिमालय की बेटियां मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। और कैसी प्रतीत होती थी? एक महिला की भांति। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। और उनके प्रति मेरे दिल में कैसे भाव थे? आदर और सत्कार तथा श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह इनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक कह रहा है कि मैं इनकी गोद में माँ, दादी, माँ, मौसी की तरह डुबकियां लगाया करता था। ये मेरे लिए कैसी थी? माँ, दादी, मौसी और मामी की तरह। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे मुझे कुछ और रूप में सामने थी। तथा जब मैं हिमालय के नजदीक गया तथा हिमालय की कोई चोटी पर चढ़ा तो वह मुझे अलग रूप में दिखाई दी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। और मैंने वहां से उन नदियों को देखा तो वे नदियां कैसी हो गई? विशाल हो गई तथा विशाल रूप में परिवर्तित हो गई। उनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। वे हिमालय से ऐसे निकल रही थी कि जैसे वे हंसती हुई हिमालय से कूदती, उछलती तथा हंसती हुई निकल रही हो। उनकी यह भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? जब हिमालय से निकलने वाली नदियों को लेखक दूर से देखता है तो कहता है कि इनका ये हंसी, उल्लास तथा दौड़ना, खिलखिलाना ये कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। जब ये मैदान में पहुंच जाती हैं तो ये बिल्कुल ही शांत और गंभीर स्वभाव में आ जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इसका कौतूहल और विस्मय नहीं होता है तथा इसका ध्यान नहीं होता है। जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, जितना मैं इन नदियों की बाल लीला को देखकर इतना विस्मय हो जाता हूँ, आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, इतना मैं किसी स्त्री तथा लड़की को देखकर नहीं पड़ता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है? तथा लेखक कह रहा है कि ये नदियां पता नहीं है कहाँ जा रही हैं तथा इनका लक्ष्य क्या है। इनमें जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है तथा इनका स्टॉप तथा इनका रुकने का स्थान कहाँ पे है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अगर इनके हिमालय मतलब पिता से इनका हृदय कैसा है? अतृप्त मतलब तृप्त नहीं है, तो इनकी प्यास कौन बुझा पाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ों की भरी घंटियां, मधुर अधिपत्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। और इनकी जो धाराएं कैसी हैं?
सरसब्ज उपत्यकाएं, इनके द्वारा जो निर्माण किए जाते हैं, खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं और जब ये हस्ती दौड़ती खेलते हुए दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। ये देवदार, ये पेड़ों के नाम है, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, ये हैं वृक्षों के नाम। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए इतना सिर धुनता होगा। और लेखक कह रहा है कि इन बेटियों के बारे में कौन जानता है, जो हिमालय इनके लिए इतना सिर धुनता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट पौंड के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और कह रहा है कि हिमालय से जाकर पूछो कि हिमालय के पास शांत होने के अलावा क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मतलब ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे बड़ी महानद हैं तथा इनके सामने जो नदियां हैं, सिंधु, कपिशा, गंगा, यमुना तथा जो नदियां हैं इनके सामने छोटी हैं तथा इनके सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। मतलब जो छोटी नदियां हैं वो इस प्रकार नृत्य करती हैं, उनके सामने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। जो हिमालय है दयालु, उनके हृदय से जो निकलने वाला जल है बूंद बूंद के रूप में दो महानद निकली हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। पता नहीं कब से ये निकल रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है। और लेखक कह रहा है कि हिमालय कितना सौभाग्यशाली है जो इन दोनों महानदों को अपने दयालुता के रूप में निकाल रहा है। वह समुद्र जिस पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। और कह रहा है कि लेखक वह पर्वतराज हिमालय है, वह बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप ही हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। मतलब जो कुछ है हिमालय, जो नदियों का जो कुछ भी है हिमालय सब कुछ है, झिझक नहीं होती। लेखक कह रहा है कि हिमालय को किसके रूप में माना है, ससुर के रूप में, और समुद्र को किसके रूप में माना है, दामाद के रूप में लेखक ने माना है। कालिदास के ब्रही यज्ञ ने अपने मेघदूत से कहा था, एक कालिदास के द्वारा रचित कृति है जिसमें मेघदूत ने कहा था, वेत्रीवत मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। मतलब ये नदी है इनसे मिलने जाना, तुम्हारी है प्रियसी, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। मतलब कोई नदी है इसमें मिलकर प्रसन्न हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक कह रहा है कि मुझे बेतवा नदी की याद इन नदियों को देखकर आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंखों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जो व्यक्ति इस नदियों को अलग अलग शक्लों के रूप में देखेगा तथा कहीं इसका रूप कैसा है छोटा और कहीं कैसा है विशाल। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और काका कालेकर ने नदियों को किसके रूप में माना है, लोकमाता के रूप में। और एक बात कह रहा है कि इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा।
ममता का एक और भी धागा है, जैसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं बहन का स्थान। कितने कवियों ने नदियों को दिया है तथा खालिलकर ने नदियों को माता, बहन, बेटियों के रूप में देखा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना उठी थी। तो लेट